एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम रिवीजन कर रहे थे। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं आज। ब्लड डोनेशन क्या होता है? यदि किसी ह्यूमन बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए उसको खून दिया जाता है। उसी को हम ब्लड डोनेशन कहते हैं। इसमें एक रेसिपिएंट होता है जिसको ब्लड डोनेट किया जाता है और एक डोनर होता है जो ब्लड देता है। एक होता है दाता, एक होता है ग्राही। दाता वो जो देने वाला, जिसका खून दिया जा रहा है, और ग्राही वो जिसको दिया जा रहा है। अच्छा, कितना दे सकते हैं? 1 यूनिट खून देते हैं जिसमें 370 ml आता है। ठीक है। और रक्तदान को महादान कहा गया है। यदि आपके खून देने से किसी की जान बचती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी यदि फिट है तो उसमें तो ब्लड फिर से बन जाएगा, ब्लड का फॉर्मेशन तो फिर से हो जाएगा बेटा। लेकिन यदि कहीं किसी व्यक्ति को एकदम से वो अड़ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत बॉडी से खून बह गया, तो उसकी जान तो चली जाएगी ना। इसलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। आप रक्तदान दे के किसी को जीवन दान देते हो। तो एनुअली, साल में एक बार हमें यदि मौका मिले तो हमें रक्तदान करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे बॉडी से खून चूस लेंगे तो हम हमारी बॉडी में खून कम हो जाएगा, हम कमजोर पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। है ना। नया खून हमारे शरीर में बनता है और तेजी से बनता है ना। जब हमारे घर में फर्नीचर पुराना हो जाता है तो हम उसको निकाल के बाहर रख देते हैं और नया फर्नीचर ला लेते हैं ना। ऐसे ही हमारे शरीर में यदि हम चाहें कि नया खून बने तो उसके लिए हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप भी होते हैं। और ये एक अच्छा काम है, ये ह्यूमैनिटी के फेवर में, ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए किया जाने वाला काम है। लेकिन जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो जो डोनर होता है उसमें हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी का, मलेरिया पैरासाइट का, एचआईवी इन्फेक्शन का, सिफेलिस का टेस्ट कर लिया जाता है। जो डोनर है उसका ब्लड ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यदि कोई इन्फेक्शियस डिजीज उस डोनर को है तो वो डोनर से रिसिपिएंट में चली जाएगी। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखा जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू कभी कभी ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जाता है और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है। और जब जिसको जिस कंपोनेंट की जरूरत है इंडिविजुअली उसको वो कंपोनेंट भी ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है। और ओ यूनिवर्सल डोनर होता है और ए भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ह्यूमन बॉडी की यदि हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें सबसे छोटी चीज होती है एटम। एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड्स। फिर इसके बाद क्या आता है? फिर सेल बनता है इनसे। है ना। सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सेल के अंदर डीएनए आरएनए होता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, गोल्जी एपरेटस होता है। ये सब सेल के कंपोनेंट्स हैं। तो सेलुलर लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं। और हमारी बॉडी में 10 ऑर्गन सिस्टम है और ये 10 ऑर्गन सिस्टम मिलके सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे बॉडी का कंपोजिशन हो गया। ठीक है। अब ह्यूमन के न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन पाने का प्रोसेस क्या है? इसमें सबसे पहले होगा, ह्यूमन को यदि न्यूट्रिशन चाहिए तो उसको इंजेक्शन करना पड़ेगा, मतलब ओरल रूट से कुछ भी लेना पड़ेगा। है ना। जो कुछ वो ओरल रूट से खाता है उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन एसिमिलेशन होता है, उसके बाद फिर उसका इजेक्शन होता है, बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। कहाँ से शुरू होती है? इजेशन से। इंजेक्शन मतलब बॉडी में किसी चीज को इंटर कराना। जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही बिना फूड के, बिना न्यूट्रिशन के ह्यूमन बॉडी ऑपरेट नहीं कर सकती। ह्यूमन बॉडी को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए चाहिए उसको न्यूट्रिशंस। और एयर चाहिए। एयर इसलिए चाहिए क्योंकि एयर से ऑक्सीडेशन होगा। न्यूट्रिशन इसलिए चाहिए क्योंकि उस न्यूट्रिशन का दहन होगा। है ना। जैसे गाड़ी में पेट्रोल का दहन होता है और उस दहन से, उस बर्निंग से क्या बनती है? एनर्जी बनती है और इंजन को पावर मिलती है, तो इंजन काम करता है, गाड़ी आपकी चलती है, मंजिल तक पहुंचती है। वैसे ही आपका शरीर तब चलेगा जब उसको प्रॉपर एयर मिलेगी, फ्रेश एयर मिलना चाहिए। फ्रेश एयर बहुत जरूरी है। फ्रेश एयर मतलब जिसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन अच्छा हो, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो।
जनरली मॉर्निंग टाइम में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करो। मॉर्निंग वॉक करने की सलाह देता है ना डॉक्टर, जब भी कोई पेशेंट बीमार पड़ता है तो। यदि आप नेचुरली मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो कभी आपको डॉक्टर की एडवाइस पे मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना पड़ेगा। तो आप हैबिट बना लो मॉर्निंग वॉक पे जाने की, सभी लोग। कोई भी तंबू तान के सोया नहीं रहेगा 8-9 बजे तक। जल्दी उठने की आदत डालो, 4 बजे 5 बजे उठ ही जाया करो। और आप लोग तो अभी विद्यार्थी जीवन में हो, है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम, मतलब काक के जैसी आपकी चेष्टा होनी चाहिए। काक चेष्टा की कहानी सुनी है कि नहीं? कौवे को प्यास लगी, कौवे ने देखा कि मटके में थोड़ा सा पानी है। क्या किया फिर कौवे ने अपनी प्यास को बुझाने के लिए, बताओ? हम्म। वेरी गुड। कौवे ने अपने ब्रेन का कितना अच्छा इस्तेमाल किया। कौवे ने उसमें पत्थर डाले चुन चुन के, मेहनत की, चेष्टा की, प्रयास किया। और फिर जैसे ही पानी ऊपर आया तो कौवे की प्यास बुझ गई। तो आपको भी अपनी प्यास यदि बुझानी है तो जीवन में चेष्टा होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, एक्शन होने चाहिए, इनिशिएटिव होने चाहिए। रजाई में घुसने से काम चलेगा क्या, बताओ? 5 बजे नींद खुल भी जाती है तो फिर से रजाई में दुबक जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? ठंडी बहुत ज्यादा है आज, कौन जाए बाहर, है ना। ऐसा नहीं है बेटा, आलसी इंसान की सबसे बड़ी एनिमी होती है। आलसी को हराओ, लेथार्जी को हराओ, तब आप जीतोगे। आप में से जो भी आलसी होगा वो आज से ही आलसी छोड़ देगा। ठंडी के दिन में आलसी ज्यादा आती है, आलसी को आपको हराना है। ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी के न्यूट्रिशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और आपका इजेक्शन। इजेक्शन मतलब बाहर निकलना। ठीक है। इजेशन भी बोलते हैं इसको। अब लाइफ का बेसिक प्रोसेस क्या होता है? किसी भी सेल को डिवीजन डिवीजन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, नंबर्स में बढ़ने के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और उस सेल का जिंदा रहने के लिए वो रिस्पॉन्स भी शो करती है इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है। जिसको हम रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, रेस्पिरेशन होता है सेल में, सेल सांस लेती है ना, ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिशंस का, सेल की ग्रोथ होती है, सेल एक्सक्रीशन करती है ना। अब हमारे बॉडी में यदि बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया तो वो बैक्टीरिया फर्स्ट क्लास हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा और वो खाएगा पिएगा, और जो एक्सक्रीशन निकालेगा वही तो हमको बीमार करते हैं। बैक्टीरिया के जो मेटाबॉलिक एक्सक्रीशंस होते हैं वो हमें हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? पायरोजेंस, जो ह्यूमन बॉडी में फीवर कॉज करते हैं और ह्यूमन बॉडी को बीमार करते हैं, उनको हम पायरोजेंस कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंफेक्शियस डिजीज का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। तो जो सेल होती है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होती है। ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर में आते हैं, मतलब हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक ही सेल होती है। ऑटोट्रोपिज्म क्या होता है? ऑटोट्रोपिज्म में आते हैं प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। इंसान अपना भोजन खुद बनाता है क्या? वैसे पकाता तो है, लेकिन आता कहाँ से है? प्लांट से आता है ना। तो इंसान डिपेंड करता है प्लांट पे, और प्लांट डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए सन पे। तो ये एक साइकिल है पूरा। और इस साइकिल में यदि सन न रहे तो प्लांट अपना फूड नहीं पका पाएंगे। और प्लांट अपना फूड नहीं पका पाएंगे तो इंसान अपना फूड नहीं पका पाएगा। तो प्लांट नहीं होंगे तो इंसान की कल्पना की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। बोलो, जंगल के सभी वृक्षों की जय, है ना। जंगल के सभी वृक्ष बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप अपने जन्मदिन पे कम से कम 100 पेड़ लगाए प्रतिवर्ष, और उनको पाल पोस के बड़ा करें। ठीक है। पेड़ लगाना बहुत अच्छी हैबिट है, अच्छी हैबिट डेवलप करें बेटा, है ना। इस दुनिया में राम भी है, रावण भी है। राम के काम सही है और रावण के काम गलत है, यही डिफरेंस है।
गलत काम करोगे तो रावण बन जाओगे, अच्छे काम करोगे तो राम बन जाओगे। चुनाव आपके हाथ में है। ठीक है, आपको राम बनना है या रावण बनना है। ठीक है, आपको काली शक्ति बनना है या आपको एंजल्स बनना है ना। एंजल्स सफेद कपड़े में होते हैं, और यमदूत कौन से कपड़े में होता है। यमदूत का यूनिफॉर्म कौन सा है बताओ। ब्लैक। ब्लैक। तो जिंदगी को सफेद से और मौत को काले रंग से दिखाते हैं कि नहीं। कभी आपने देखा होगा कोई परी आई है एंजल, तो वो काले कपड़े में नहीं आती, वो एकदम वाइट, दूध की सफेदी निरमा से आई, है ना, एकदम सफेद कपड़ों में आती है, बढ़िया। तो जीवन प्रकाश है और मौत अंधकार है। इसलिए आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कौन सा कलर होता है ज्यादातर, हरा वाइट। और वाइट। वाइट कलर होता है कि नहीं। एम्बुलेंस का कलर कौन सा होता है बताओ। वाइट। वाइट। हॉस्पिटल की बिल्डिंग ज्यादातर वाइट से पोती जाती है। हॉस्पिटल के बेड का कलर वाइट होता है। वाइट कलर हॉस्पिटल में भरपूर यूज होता है, क्योंकि वो जीवन का प्रतीक है ना। होटल में भी बेड होते हैं वाइट। हाँ। होटल में भी बेड वाइट होते हैं हाँ, वो भी होटल में होते भी होते हैं, सही बात है। हैं। 1 मिनट, 1 मिनट है ना, लैपटॉप चार्जिंग पे लगाना है। होटल में व्हाइट कलर क्यों यूज करते हैं बताओ। क्यों बेटा, होटल में व्हाइट कलर की चादर क्यों यूज करते हैं। हम्म। अच्छा बताओ, व्हाइट कलर थोड़ा सा भी गंदा हो तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है ना। क्यों, हाँ सर, हाँ। इसलिए भी यूज करते हैं बेटा, है ना, सफाई को दिखाने के लिए कि देखो कितनी सफाई है। 7 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, बाल बराबर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और व्हाइट कलर पे गंदगी तुरंत समझ में आ जाती है। तो आपको यदि किसी चीज को साफ रखना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना। आप देख के समझ जाओगे ये गंदी है या नहीं, है ना। इसलिए भी यूज करते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस होती है लाइफ की। मतलब यदि कोई सेल जिंदा है तो जिंदा रहने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। वो रिस्पॉन्स शो करेगा, उसमें मूवमेंट होगा, है ना। और उसमें रिप्रोडक्शन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और उसकी ग्रोथ होगी, और वो एक्सक्रीशन भी करेगा। ये सारी यदि प्रॉपर्टीज किसी सेल में है तो वो जिंदा माना जाएगा। ठीक है। अब जैसे प्लांट में, प्लांट सेल को देखो, क्या रेस्पिरेशन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। प्लांट को CO2 चाहिए, O2 छोड़ देता है। क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, है ना। प्लांट में कितनी मतलब शॉकिंग करने वाला फैक्ट है। एक 40 फुट का जो पेड़ होता है उसमें नीचे से पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। चढ़ता है या नहीं, बिना किसी मोटर के। प्लांट में जैसे ह्यूमन बींग्स में आर्टरी और वेन्स होते हैं, प्लांट में होते हैं जाइलम फ्लोएम। परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी जो जाइलम फ्लोएम है, इससे 40 फुट ऊपर पानी कैसे चढ़ता है बताओ। हम्म। 40 फीट के पेड़ के ऊपर जो पत्ती होती है सबसे कॉर्नर पे, है ना, उस पत्ती तक पानी पहुंचता है। जड़ जो पानी अवशोषित करती है, कैसे पहुंचता है। हम्म। परासरण दाब के थ्रू। परासरण दाब की वजह से वो पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ। और ऑटोट्रॉपिज्म समझ में आया आपको, क्या होता है। जो प्लांट अपना भोजन खुद बना ले, है ना, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। और हेटरोट्रॉपिक में क्या आएगा, जो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है। कल मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट रेट बढ़ना या कम होना किस चीज पे डिपेंड करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी पे। हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी है वो कौन रेगुलेट करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है वो हमारे ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट और पल्स रेट को रेगुलेट करता है। एज एज का भी इफेक्ट पड़ता है हार्ट रेट पे। ठीक है।
बीपी बढ़ने लगता है बढ़ती एज के साथ में, क्योंकि आर्टरीज में रिजिडिटी आ जाती है। और कुछ ऐसे हॉर्मोन्स भी होते हैं जैसे एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, इसका भी प्रभाव पड़ता है। यदि बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज होगा तो बीपी बढ़ेगा या कम होगा, बताओ। बढ़ेगा। वेरी गुड, बीपी बढ़ेगा, क्योंकि एड्रेनालिन के रिलीज होने से फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन आएगी, करो या मरो, है ना। तो आपको उस टाइम पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी की जरूरत आपको पड़ेगी तो आपको ब्रीदिंग फास्ट होनी चाहिए। आपकी ब्रीदिंग यदि फास्ट हो गई, ब्लड में तेजी से ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो फिर ब्लड की सप्लाई भी आपके हार्ट सेल टिश्यू तक फास्ट होनी चाहिए, तो हार्ट को तेजी से काम करना पड़ेगा, तो बीपी तो बढ़ ही जाएगा, है ना। यदि आप रनिंग करो तो बीपी बढ़ जाएगा, स्कीपिंग करो, ट्रैकिंग करो, कोई भी ऐसा काम करो जिसमें आपको हार्डवर्क करना पड़े, तो आपका बीपी बढ़ जाता है। बॉडी के टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। बैरोरिसेप्टर क्या होते हैं? बैरोमीटर सुना है आपने? बैरोमीटर क्या काम आता है? दाब नापने के काम आता है, प्रेशर। बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने के काम आता है ये। तो हमारे बॉडी में बैरोरिसेप्टर्स होते हैं, मतलब सेल पे ऐसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेशर को मेजर कर लेते हैं और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि ब्लड का प्रेशर कैसा है। तो फिर वहां से ब्रेन रेगुलेट करता है ब्लड के प्रेशर को, तो इसी को हम बैरोरिसेप्टर कहते हैं। आपने नाना पाटेकर की मूवी में अक्सर सुना होगा नाना पाटेकर का एक डायलॉग, छोटा मगज, सुना है? यहाँ नहीं मारना, यहाँ छोटा मगज होता है। तो हमारा छोटा ब्रेन किसको कहते हैं? सेरेबिलम को छोटा ब्रेन कहते हैं, लिटिल ब्रेन। ठीक है। सेरेबिलम को 10% ब्रेन का टोटल वॉल्यूम सेरेब्रम होता है। ठीक है। और इसमें ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी न्यूरॉन की कहाँ पर होती है? छोटे ब्रेन में होती है, जिसको हम सेरेबिलम कहते हैं। और ब्रेन के टोटल वॉल्यूम का 10% होता है ये। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला लेक्चर अटेंड किया था आपने? उसमें मैंने ये बताया था आपको ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। कौन से पार्ट होते हैं ब्रेन में? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। याद आया कुछ? टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पेराइटल, ये सब बताया था ना उस वक्त आपको। ब्रेन में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये पर डे कितना बनता है? ये 500 ml बनता है पर डे। और इसमें भी वाटर की अच्छी खासी क्वांटिटी रहती है। जो व्यक्ति नशा करता है, पानी कम पीता है, उसका ब्रेन सिकुड़ने लगता है, उसके ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है। क्यों? ब्रेन का साइज छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि उस ब्रेन को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है। पानी नहीं मिलेगा तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी नहीं बन पाएगा। हमारी बॉडी में 70% तो पानी ही होता है। तो हमको जो कुछ हम खाते पीते हैं उसमें हमको पानी ज्यादा पीना है, खाना कम है। पर व्यक्ति खाता ज्यादा है और पानी तो पीता ही नहीं है। पर डे 5 लीटर पानी पी रहे हो आप लोग? बताया था मैंने आपको, पानी पीने के लिए कहा था। बस अपने काम में मगन रहते हो, घूमने फिरने में, मस्ती करने में, पानी वानी पीते ही नहीं हो। पानी पिया करो, पर डे 5 लीटर पानी पीना है आपको, ठीक है। टाइम पे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर किया करो। और नशा नहीं करना है, नशा करने से आपका ब्रेन सिकुड़ जाएगा, ब्रेन सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। और ब्रेन काम नहीं करेगा तो आपकी हालत बहुत खराब हो सकती है। ठीक है। तो अपने ब्रेन का ध्यान रखना है आपको। ब्रेन का ध्यान रखने के लिए कौन से फ्रूट खाने हैं आपको, बताओ? बताया था ना मैंने आपको। हाँ, वेरी गुड। 3 से 4 वॉलनट डेली आपको खाने हैं, अखरोट। ठीक है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से कितने नर्व निकलते हैं? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। और हमारे ब्रेन से कितने निकलते हैं? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और ये जो 31 पेयर है इसका डिवीजन कैसे है? सर्वाइकल से 8 निकलते हैं, थोरेसिक से 12 निकलते हैं, और लंबर से 5, सैक्रल से 5, और कॉक्सियल से 8। तो ये टोटल होगा 31। और 31 पेयर ऑफ नर्व्स किसके पार्ट होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन से क्या निकलते हैं? आपके क्रेनियम से क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। सबसे बड़ा नर्व कौन सा होता है हमारा क्रेनियल नर्व में से? वेगस नर्व। और वेगस नर्व हमारी बॉडी में यदि डीएक्टिवेट हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां मानव शरीर में हो जाती है। आपने देखा होगा जब कभी कमर के नीचे के हिस्से की सर्जरी करनी होती है बेटा, तो स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है। हमारी स्पाइन में हम एनेस्थेसिया देते हैं जिससे पेशेंट को दर्द नहीं होता। एनेस्थेसिया मतलब
सर्जरी करने के दौरान पेशेंट को दर्द से बचाने के लिए और पेशेंट कोऑपरेट करे सर्जरी में, इसलिए उसको लोकल और जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो जनरल एनेस्थेसिया में पेशेंट बेहोश हो जाता है, और लोकल एनेस्थेसिया में उसके बॉडी का कोई लोकलाइज्ड एरिया डिसेंसिटाइज कर दिया जाता है, मतलब उसको वहां पर दर्द नहीं होता है। जैसे किसी का दांत उखाड़ना है, तो दांत उखाड़ने के लिए जो छोटी सी सर्जरी करेंगे उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करेंगे कि जनरल, बताओ। लोकल। वेरी गुड, उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करेंगे, है ना। अब जैसे किसी को पाइल्स हो गई है, भगंदर हो गया है, बवासीर हो गया है ना, उसको लेटरिन जाने में दर्द हो रहा है, तो वहां पर वो लीडोकेन लोकल एनेस्थेटिक लगा लेता है, तो उसको दर्द का वहां लोकलाइज्ड एरिया में सेंसेशन कम हो जाता है ना। जैसे ही लेटरिन से आएगा, वॉश करके वहां पर वो लीडोकेन लगा लेगा, तो उसको वहां पर जलन और दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां के जो नर्व है उनकी सप्लाई को लीडोकेन ब्लॉक कर देगा, तो जिस वजह से वहां पर पेन का सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एनेस्थेसिया। और स्पाइनल एनेस्थेसिया किस में दिया जाता है? रीढ़ की हड्डी में। यदि किसी के जैसे फिस्टुला, फाइब्रॉइड हो गए हैं, उसकी सर्जरी करनी है, तो उस सर्जरी को जब हम करेंगे तो रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगा देंगे, जिससे कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाएगा। ठीक है। इसको हम निश्चेतक भी बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि ये चेतना को समाप्त कर देते हैं, निश्चेतक। अब लोकल एनेस्थेटिक के एग्जाम्पल है लीडोकेन, टेट्राकेन, बुवीवेकेन, ये सब लोकल एनेस्थेटिक के एग्जाम्पल है। और जनरल एनेस्थेटिक के एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, एक लाफिंग गैस होती है ना। आपने वेलकम मूवी में देखा होगा, लाफिंग गैस का सिलेंडर खुल जाता है, तो उसमें बहुत सब लोग हंसने लगते हैं। तो उसको लाफिंग गैस जो है, वो व्यक्ति को बेहोश भी करती है। और प्रोपोफोल और कीटामीन, ये ड्रग्स के नाम हैं, जो कि व्यक्ति को बेहोश करने के लिए उपयोग की जाती है। और नींद की गोली जो व्यक्ति को सुला दे, इसमें आता है एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम क्या होती है? नींद की गोली होती है। ठीक है। इसको खाने के बाद व्यक्ति को नींद आने लगती है। हमारी बॉडी में बेटा दो टाइप के फैट होते हैं, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बैड फैट को बढ़ने नहीं देता, और कोलेस्ट्रॉल को समय समय पे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है, और कोलेस्ट्रॉल को हार्मोन के प्रोडक्शन में यूज कर हो जाता है ये। और जो ये एलडीएल होता है, लो डेंसिटी फैट, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हाइपर लिपिडेमिया हो जाता है, जिससे आगे चल के हाइपर टेंशन हो जाता है, और हमारा हृदय कमजोर पड़ जाता है। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? यदि बॉडी में कहीं सुपरफिशियल स्किन पर कहीं यदि सुपरफिशियली कोई कट लग जाए, है ना, तो उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, तो जब तक खून बहता है उसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। और जब थक्का जमना शुरू हो जाता है तब हम उसको क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। तो क्लॉटिंग टाइम मतलब ब्लड को थक्का बनने में कितना समय लगा, तो इसका मतलब थ्रम्बस। थ्रम्बस फॉर्मेशन को हम थ्रम्बोसिस भी कहते हैं। और हमारे ब्लड में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसको हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और उसमें कैल्शियम फंसने लगता है, और उस तरह से क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड का बहना बंद हो जाता है। ठीक है। और यदि खून का बहना नहीं रुके तो उस रोग को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। तो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम आपको समझ में आया क्या होता है ना। ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम, हम जो कुछ खाते पीते हैं बेटा, उससे उसको हमारी बॉडी मेटाबोलाइज करके यूज करती है। यदि हमने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से प्यूरिन बनता है, और प्यूरिन का यदि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में सही से ना हो तो उससे प्यूरी प्यूरिन से यूरिया बनता है। तो यूरिया का लेवल हमारी ब्लड में यदि बढ़ने लगे, है ना, प्यूरिन यदि हम ज्यादा कंज्यूम करें, प्रोटीन हम ज्यादा कंज्यूम करें, और हमारे ब्लड में यदि यूरिया के लेवल बढ़ जाए, तो हम उसको हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। और हाइपर यूरिसेमिया कहाँ देखा जाता है? गाउट के पेशेंट में, गठियावात के पेशेंट में हाइपर यूरिसेमिया हो जाता है, उनके ब्लड में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, और उसका एक्यूमुलेशन स्मॉल जॉइंट्स पे होने लगता है, जिस वजह से उनको पेन होता है, और इस सिचुएशन को हम गाउट कहते हैं, गठिया वात। ठीक है। जेरेंटोलॉजी क्या होती है? जेरेंटोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है जो एजिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, उन प्रॉब्लम की स्टडी को हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जेरिएट्रिक्स मतलब बूढ़े पेशेंट, एजेड जो पेशेंट होते हैं जिनकी एज ज्यादा होती है उनको जेरिएट्रिक्स कहते हैं।
पीडिया पेशेंट कौन होते हैं? बच्चे पेशेंट, छोटे बच्चे जो जब पेशेंट बन जाते हैं, मरीज बन जाते हैं। मरीज कौन है? जिसको बीमारी है। वो कोई भी हो सकता है, नर नारी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो सकता है। तो जिसको बीमारी है वो मरीज हो जाता है। तो मरीज की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। अधेड़ उम्र का मरीज, है ना, बच्चा मरीज, है ना, बूढ़ा मरीज, ठीक है, फीमेल मरीज, मेल मरीज। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी हो गई मरीजों की। तो जो बूढ़ों के डॉक्टर रहते हैं उनको जेरियाट्रिक डॉक्टर्स कहते हैं, है ना, एल्डरली पेशेंट्स बोलते हैं इनको, बूढ़ों को। और जो बच्चों के डॉक्टर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनको हम पीडिया डॉक्टर बोलते हैं, पेडियाट्रिक्स, ठीक है। और जो महिलाओं के डॉक्टर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? महिलाओं के डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट, महिला रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनी के डॉक्टर, ठीक है। तो ये डॉक्टर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, है ना। हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक। हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? हम्म। कार्डियो सर्जन। हाँ, कार्डियो कार्ड। सर्जन। हाँ। सर्जन मतलब जो हार्ट की सर्जरी करे, ठीक है, उसको हम कार्डियो सर्जन बोलते हैं। लिपोसक्शन सुना है आपने? लिपोसक्शन, हमारी बॉडी में यदि लिपिड बहुत बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल यदि बहुत बढ़ जाए, चर्बी बढ़ जाए, तो उस चर्बी को एक सक्शन थेरेपी के थ्रू बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं वो लिपोसक्शन थेरेपी करवाते हैं, जिससे उनकी बॉडी से चर्बी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो मोटे से पतले हो जाते हैं। तो मोटे से पतले होने के लिए कौन सी थेरेपी होती है? लिपोसक्शन थेरेपी। इस थेरेपी से मोटा व्यक्ति भी पतला हो जाता है। बायोप्सी आपने सुना होगा। बायोप्सी क्या होती है? यदि शरीर में कहीं कोई गांठ बन गई है ना, तो वो गांठ कहीं कैंसरस तो नहीं है, इसको पता लगाने के लिए वहां से थोड़ा सा सैंपल निकाला जाता है और उसको लैब में डायग्नोस किया जाता है कि उसमें कैंसरस सेल तो नहीं है, कहीं ट्यूमर का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। तो बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे कैंसर कंफर्म किया जाता है कि कैंसर है या नहीं। तो कैंसर के डायग्नोसिस के लिए किया जाने वाला बायोप्सी एक प्रकार का टेस्ट है, जिसमें उस गांठ से एक सैंपल निकाला जाता है थोड़ा सा, और उस सैंपल को एनालाइज किया जाता है कि उसमें कैंसरस सेल तो नहीं है। हेयर टिज में एक प्रॉब्लम होती है ना। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं वो लोग मिनॉक्सिडिल जैसे ड्रग खाते हैं, और ये ड्रग क्या है? हमारे जो स्कैल्प है वहां पर जो कैपिलरीज है, वेन्स है, जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, वो कैपिलरीज डायलेट हो जाती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन वहां बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से हेयर ग्रोथ होने लगती है। लेकिन कभी कभी चेहरे पे भी बाल आने लगते हैं, है ना। जो लोग सर के बाल बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, कभी कभी उनके चेहरों पे भी बाल आने लगते हैं। और चेहरे पे बाल आने से जो प्रॉब्लम होता है, या बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल आ जाना, है ना, उसको हम हेयरटिज्म का प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर, बालों की ग्रोथ यदि बढ़ जाए तो हम उसको उस प्रॉब्लम को हेयरटिज्म कहते हैं। तो ये भी एक बीमारी होती है ना। तो ये हार्मोन की वजह से भी होती है। एथलीट फुट आपने सुना होगा। जो लोग जूते जूते मोजे पहन के लंबे समय तक दौड़ते भागते रहते हैं, या लंबे समय तक अपने प्रोफेशन में जूते मोजे पहनते हैं, मोजे प्रॉपर साफ नहीं करते हैं, है ना, तो उन लोगों को एथलीट फुट का प्रॉब्लम हो जाता है। एथलीट फुट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है हमारी पैरों की उंगलियों के बीच में, ठीक है, और इस फंगल इन्फेक्शन को ही हम एथलीट फुट कहते हैं। हमारी बॉडी में इनेमल कहाँ प्रेजेंट होता है, कोई बताएगा? इनेमल, हमारी बॉडी में सबसे कर्री चीज कौन सी होती है, सबसे हार्ड, सबसे सॉलिड? वो है हमारे टीथ का टीथ। इनेमल। टीथ का जो इनेमल होता है, इनेमल जो लेयर होती है, वो सबसे ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम होता है उसमें, ब्लड में कितना कैल्शियम प्रेजेंट होता है? ब्लड में केवल 5% कैल्शियम प्रेजेंट होता है, बाकी 95% कैल्शियम हमारे बोन में और बोन के बाद टीथ में प्रेजेंट रहता है। और हमारी बॉडी में सबसे हार्ड क्या होता है? टीथ का इनेमल, मतलब टीथ की जो पहली लेयर होती है, ठीक है। लेकिन इंसान इतना लापरवाह है कि उसकी भी साफ सफाई नहीं करता, तो वो सॉलिड से सॉलिड चीज भी धीरे धीरे इरोजन होने लगता है, उसमें संक्षारण होने लगता है, और टीथ में कैविटी बन जाती है, गड्ढा हो जाता है। तो सोचो इंसान की लापरवाही की हद कहाँ तक है, कि बॉडी की सबसे हार्ड चीज को भी उसने संक्षारित कर दिया, है ना। दांतों का ध्यान रखना बेटा बहुत जरूरी है।
कुछ खा पी नहीं पाता है व्यक्ति, जब उसके दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है तो दर्द होता है बहुत ज्यादा। और दांत एक ऐसी चीज है कि रोज ही यूज होना है, रोज ही हमको चरना है ना। तो अपने दांतों का ध्यान रखा करो, है ना। एक एज के बाद बेटा फिर दांत खराब हो जाते हैं तो कुछ भी खा पी नहीं पाता है इंसान। जब भी कुछ खाने जाता है तो दर्द होता है, जब भी कुछ खाने जाता है तो फिर दांत साथ नहीं देते, दांत ही टूट गए, क्या खाओगे गन्ना अब, गन्ने का रस पीना पड़ेगा अब, है ना। तो चबा नहीं पाओगे आप। तो टीथ का इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है बेटा, ठीक है। और इसमें मिनरलाइजेशन के थ्रू मिनरल मिनरल इसमें एक्यूमुलेट होते हैं और इसकी हार्डनिंग को मेंटेन करते हैं। छोटे बच्चों में तो दूध के दांत आते हैं तो वो टूट जाते हैं, और फिर जब दूसरी बार दांत आते हैं तो वो लंबे समय तक साथ देते हैं, है ना। और हमारे बॉडी में जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन है? पेनक्रियास, जो कि मिक्स्ड टाइप का ग्लैंड होता है। ऐसे ग्लैंड जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रीट करते हैं, हम उनको मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड कहते हैं। और सबसे बड़ा इंटरनल ग्लैंड कौन सा है? सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा लिवर। यदि कोई व्यक्ति दबा के दारू पिए दिन रात सुबह शाम तो उसके कौन सा ऑर्गन खराब होगा? बताओ। ब्रेन खराब होगा, लीवर लिवर खराब। खराब होगा, किडनी खराब लिवर होगी। खराब, लिवर। वेरी गुड, लिवर खराब होगा, ठीक है। वैसे तो दिमाग भी खराब हो जाता है, तभी तो व्यक्ति इतनी दारू पीता है ना। ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है बेटा? इसमें हमारा जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है, हमारे जो एयरवे पैसेज होता है, वो ब्लॉक हो जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से, एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन की वजह से, जिस वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग हमारी शॉर्ट हो जाती है। इसी को हम ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। ये एलर्जी की वजह से भी होता है, कई टाइप के अस्थमा होते हैं, ठीक है। और ठंड के दिनों में अस्थमा बढ़ जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट में ठंडा वातावरण रहने की वजह से ठंडक चीजों को सिकुड़ती है या फैलाती है, बताओ। हम्म। आपको ठंड लगेगी तो आप सिकुड़ोगे या फैलोगे? सिकुड़ेंगे। सिकुड़ेंगे। सिकुड़ेंगे ना। तो सिकुड़ वैसे ही हमारा जाता जो हूँ। एयर वे पैसेज है वो भी सिकुड़ जाता है सिमट सा जाता है वो, सहम जाता है बेचारा। और बताओ, अब हवा जाने की नली यदि सिकुड़ गई तो अब हवा जा पाएगी क्या शरीर में? हम्म। और हवा नहीं जाएगी तो इंसान पंचर नहीं हो जाएगा, ठीक है। इंसान पंचर ना हो इसके लिए उसके एयरवे पैसेज खुले रहना चाहिए। सर्दी हो जाती है तो नेजल कंजेशन होता है कि नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम विक्स इनहेलर को लगाते हैं एक नाक पे और जोर से खींचते हैं, अंदर तक फिर खुलती है, ठीक है, नली, है ना। जय बजरंग बली, खोल दुश्मन की नली और मेरी भी नली है ना। तो ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। अस्थमा एयरवे पैसेज से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है। हमको हर सिस्टम की बीमारियों के नाम पता होना चाहिए। हमारा जो जैसे स्किन है, स्किन में कौन सी बीमारी होती है बताओ? एक्जिमा, डर्मेटाइटिस होती है कि नहीं? ये स्किन की प्रॉब्लम है। हाइपोक्सिया क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता तो सेल और ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं होता है ना। और प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना हो तो उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। डिस्नोइया किसको कहते हैं? यदि जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है वो काफी पुअर हो जाए, पेशेंट को घबराहट होगी, मतलब वेंटिलेशन मतलब क्या, हवा ना मिले, है ना। तो आपने देखा होगा पेशेंट को तुरंत ऑक्सीजन मास्क लगा के सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन दिया जा भर भर के ऑक्सीजन दी जाती है कि खूब खींच, नहीं तो तू मर जाएगा, है ना। तो उसको तुरंत ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है और कहते हैं भाई चैन चैन की सांस लो, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है ना। एन्यूरिया किसको बोलते हैं? एन्यूरिया मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन। यदि किसी को भी यूरिन नहीं आ रहा है, एक दिन हो गए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, एक भी बार यूरिन पास नहीं किया, तो इस कंडीशन को एन्यूरिया कहते हैं। ऑलिग्यूरिया किसको कहते हैं? रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट, मतलब यूरिन के आउटपुट का कम हो जाना, इसको बोलते हैं ऑलिग्यूरिया। एन्यूरिया मतलब यूरिन आ ही नहीं रहा है, ऑलिग्यूरिया मतलब कम आ रहा है, और पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव सिक्रीशन एंड डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये किस में होता है? डायबिटिक पेशेंट में। डायबिटिक पेशेंट ज्यादा यूरिन पास करने के लिए जाते हैं फ्रिक्वेंटली। मूवी में आप लोग, नॉर्मल व्यक्ति का इंटरवल होगा एक बार और उसका 3 से 4 बार हो सकता है, जाना पड़ता है उसको बार बार,
ठीक है, ये डायबिटीज का लक्षण होता है। किडनी स्टोन मैंने आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है और वो किडनी में कहीं पर भी फंस जाते हैं और ब्लॉकेज कॉज करते हैं। इसको हम किडनी स्टोन, पथरी की बीमारी कहते हैं। इडिमा क्या होता है? एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंट्रासेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच का जो स्पेस रहता है वहां पर यदि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो इससे सूजन आ जाएगी और इसी सूजन को हम इडिमा बोलते हैं। ठीक है। अल्जाइमर क्या होता है? मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम। इसमें पेशेंट चीजों को याद नहीं रख पाता है, भूल जाता है। घर से निकलता है और सोचता है कि मैं क्यों आया था, है ना। घर से निकलता है तो सोचता है मैंने ताला लगाया था कि नहीं यार, गैस बंद की कि नहीं, है ना। तो भूलने की बीमारी को अल्जाइमर कहते हैं। ये बहुत से लोगों को होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ती है एज के साथ में, है ना। इपिलेप्सी क्या होती है? मतलब मिर्गी। मिर्गी मिर्गी का रीजन क्या है? एक्सेस में न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्चार्ज होने लगता है। न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी यदि डिसबैलेंस हो जाए, बहुत तेजी से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू कर दे, तो बॉडी का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करने लगता है, जिसको हम इपिलेप्सी कहते हैं। पार्किंसन क्या होता है? पार्किंसन में बॉडी हल्की हल्की शिवरिंग होती है उंगलियों में और हाथों में। ये होता है डोपामिन की कमी की वजह से। ठीक है। डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है। तो डोपामिन की जिसमें डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको पार्किंसन हो जाता है। बूढ़े लोगों में ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है। सीरम क्या होता है? यदि हम ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें, प्लाज्मा में से, है ना, तो जो कुछ बचता है हम उसको सीरम कहते हैं। ठीक है। जीएफआर क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। किडनी में से 1 मिनट में 125 ml ब्लड पास होता है और उसमें से 1 ml यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किडनी एक दिन में कितना यूरिन बनाती है? 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनाती है। और यदि 500 ml से कम बने तो ये भी ये बीमारी है, और 200 ml से ज्यादा बने तो भी ये बीमारी है। डायूरेटिक्स वो दवाइयां होती है जो यूरिन के प्रोडक्शन और यूरिन के फ्लो को बढ़ाती हैं, और एंटी डायूरेटिक वो दवाई होती है जो यूरिन के फ्लो और प्रोडक्शन को कम करती है। पेरिस्टालिक मूवमेंट कहाँ होता है? ये हमारे आंतों में होता है, जिसके थ्रू फूड को नीचे की तरफ खसकाया जाता है। और हमारी बॉडी का इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? हमारा प्यारा सा लिवर। एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है? ये फूड को हमारे लंग्स में नहीं जाने देता, और यदि फूड लंग्स में जाएगा तो हमें धक्का लग जाता है बहुत जबरदस्त वाला। और हमारे ब्लड का पीएच कौन मेंटेन करते हैं? बाइकार्बोनेट्स। ये बफर सॉल्यूशंस होते हैं। बफर वो होते हैं जो पीएच फ्लक्चुएशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर। फीमेल में आधा लीटर कम होता है। और हमारे टोटल बॉडी वेट का ब्लड कितना होता है? 8 से 10% होता है। ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पढ़ाई करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। तो सेशनल दिसंबर में है क्या अपने? हम्म।